ओके जी, तो इसको मैं सेव करता हूँ पहले रुको। बताओ जिनको डाउट है बताओ, पूछना है। अच्छा, पी वाई क्यू स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में जैम क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 31 एक ही है, ठीक है, तो एक कर देता हूँ। सो सर स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट वाला पीडीएफ है। अच्छा, स्टैंडर्ड वाला था तो ये वाला। ओके, तो ये थोड़े बस कैलकुलेशन है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये थोड़े ना उस कॉन्सेप्चुअल बेस, थोड़ा क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम कई बार हमारे अपने लॉजिक या जो एग्जामिनर है उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें कह रहा है कि देखिए, इन अ स्टोर द डेली डिमांड फॉर द मिल्क इन अ रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल, द एक्स इज द, so x is actually daily demand, डेली डिमांड इन लीटर्स ऑफ मिल्क, है ना। ओके, नाउ हमें बता रखा है कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी बता रखा है, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, लैम्बडा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द डे द स्टोर परचेज c लीटर्स ऑफ मिल्क एट अ फिक्स प्राइस b, तो वो दिन के सुबह है ना, द बिगिनिंग ऑफ द डे, सो लाइक मॉर्निंग में ही वो c लीटर मिल्क खरीदता है, फिक्स प्राइस b रुपीज पे। ओके, तो मिल्क, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस, अगर हम ये बात करें कॉस्ट प्राइस टोटल जो उसको लग रहा है c लीटर एट b रुपीज पर लीटर ना, b पर लीटर, c इंटू बी उसका कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो उसको पड़ रहा है। द मिल्क इज देन सोल्ड टू द कस्टमर एट अ फिक्स रेट ऑफ s, जो कि b से ज्यादा है, तो b रुपीज खरीदा और b से ज्यादा रेट s पे बेचा। एट द एंड ऑफ द डे द अनसोल्ड मिल्क इज डिस्कार्डेड, ठीक है, जो बच गया वो बेकार हो गया, उसका कोई यूज नहीं है, मतलब वो उसका लॉस है उसमें। देन द वैल्यू ऑफ c दैट मैक्सिमाइजेस एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द स्टोर, तो मेनली जो यहाँ पे है, मतलब उसने कितने खरीदे हैं, c लीटर मिल्क खरीदा है टोटल, तो उसको कॉस्ट लग रहा है c इंटू b रुपीज। अब ये है कि जो डिमांड तो x लीटर का उसने कहा x रैंडम है, x लीटर, x खुद रैंडम है, तो x लीटर मिल्क वो डिमांड है मार्केट में, अच्छा x लीटर की डिमांड है, और मेरे फिक्स प्राइस s, ठीक है, s रुपीज प्राइस है अनसोल्ड, तो कितने लीटर, x लीटर का डिमांड x रैंडम है, उसने b लीटर खरीद लिया है। ओके, तो देखिए मेन क्या है कि ये रैंडम वेरिएबल है और उसने कितने लीटर मिल्क खरीदे हैं, c लीटर मिल्क खरीदे हैं, c लीटर्स। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि उसने c लीटर मिल्क खरीद लिया। अब दिन में क्या हो सकता है, या तो डिमांड मतलब सेलिंग, एक्चुअली डिमांड का मतलब क्या, मार्केट में सेलिंग जो है, तो सेलिंग हो सकती है डिमांड c लीटर से ज्यादा की हो, मतलब हाँ, मतलब डिमांड कितनी मार्केट में ना, सेलिंग तो उसके बाद होगी। सो लाइक मार्केट में डिमांड हो सकता है c लीटर से ज्यादा हो, या डिमांड c लीटर से कम हो, दो पॉसिबिलिटी ऐसा समझिए। सो डिमांड इन द मार्केट मे बी मोर देन c लीटर, क्योंकि उसने c लीटर मिल्क खरीदा है,
तो डिमांड, मार्केट की डिमांड उससे सी लीटर से ज्यादा हो, लेकिन अगर मार्केट की डिमांड सी लीटर से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में वो कितना लीटर मिल्क सेल कर पाएगा? क्या लगता है आपको? उसने 80 लीटर मिल्क खरीद लिए, लेकिन मार्केट में डिमांड, जैसे मान लीजिए कभी एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग जाते हैं कि दुकान पे दूध दही लेने, तो होता है ना कभी उसके यहाँ बेकार चले जाते हैं, या कभी जाते हैं बोलता है नहीं मेरे पास, ऐसा होता है ना कि खत्म हो गया, या कोई भी शॉप पे। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि मान लो सुबह उसने 80 लीटर मिल्क खरीद लिए, अब उसको नहीं पता ना कि जो 80 लीटर से ज्यादा मार्केट डिमांड है उस दिन कम डिमांड है, तो दो सिचुएशन है। अब बोलो अगर 80 लीटर ज्यादा डिमांड है तो वो कितना लीटर सेल करेगा उस दिन में, उसकी सेलिंग कितनी है? सी ही कर हाँ पाएगा। सी ही कर पाएगा, क्योंकि मतलब अगर ज्यादा डिमांड है तो सी लीटर ही सेल कर पाएगा, उसके बाद वो नहीं, उसके बाद है नहीं तो सेल नहीं कर पाएगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ मिल्क सोल्ड, ये लिखना चाह रहा हूँ, अमाउंट ऑफ मिल्क सोल्ड। तो इफ डिमांड इज मोर देन सी, क्योंकि वो सुबह सुबह मिल्क सी लीटर खरीद लिया तो सी लीटर ही सेल करेगा, तो सी लीटर ही बेच पाएगा, डिमांड ज्यादा है तो, है ना, तो ये सी लीटर ही सेल कर पाएगा। और अगर डिमांड सी लीटर से कम है मार्केट में तो कितना बेच पाएगा वो? 1 लीटर डिमांड है मार्केट की और उसने सी लीटर खरीद रखा है, सी अब ज्यादा है, एक्स जो है, एक्स मार्केट की डिमांड है, मतलब उतना उस दिन सेल होगा, तो कितने, वही पूछना चाह रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ मिल्क सोल्ड इन लीटर्स कितना सेल करेगा? उसके बाद सी लीटर मिल्क है लेकिन डिमांड कम है, तो एक्स करेगा। एक्स करेगा, हाँ सिंपल, क्योंकि जितनी डिमांड उतना ही बेच पाएगा वो। सो ये मेन यही लॉजिक है, बाकी तो हो गया अब तो ये हो गया अमाउंट ऑफ मिल्क सोल्ड। तो हमने ये लिखा था कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने सी लीटर फिक्स लीटर खरीद लिया, दिन भर सेल करेगा ₹20 पर लीटर से। अब जो उसकी सेलिंग है वो डिपेंड करेगी मार्केट की डिमांड पे, तो मोर देन सी लीटर ही विल सेल ऑल, जितना उसने परचेज किया है उसका हो जाएगा। अगर वो लेस डिमांड है तो सिर्फ एक्स लीटर वो सेल कर पाएगा जितनी डिमांड है। अब मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, क्योंकि मुझे प्रॉफिट की बात करना, प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि इन दोनों सिचुएशन में कितने रुपए कमाएगा वो। तो जिस दिन सी लीटर की सेलिंग हुई वो ₹S पर लीटर बेच रहा था, तो उसको जो सेलिंग होगी C इंटू बी रुपीज की। जिस दिन डिमांड एक्स लीटर की है जो कि एक्स लेस देन सी है, तो उस दिन वो एक्स इंटू बी कमाएगा, है ना, तो एक्स भी जस्ट कर देता हूँ ऐसा। सो तो आई थिंक इसको डॉट से लिखता हूँ वरना, है ना। तो यहाँ से C इंटू बी एक्स इंटू बी, यहाँ C इंटू बी उसका कॉस्ट प्राइस था। एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग, है ना, क्या रॉन्ग है, सेलिंग प्राइस कुछ और है ना, मतलब उसको कितना रिवेन्यू आया, मतलब सेलिंग वाला तो मैं ये रिवेन्यू की बात कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द रिवेन्यू? सो उसका सेलिंग प्राइस तो ₹S पर लीटर है ना, मैं ये कर रहा हूँ, तो यहाँ गलती से बी लिखा था मैंने। सो जो उसकी रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट उसने उतना लगाया, रेवेन्यू आएगा C लीटर सोल हुआ S लीटर पर लीटर से, X लीटर सेल करेगा ₹S पर लीटर से, ये है। कब? जब x मोर देन इक्वल टू सी, एक्स लेस देन सी। सो ये आपके पास आ गया रेवेन्यू, ये था कॉस्ट, मतलब इन ऑल सिचुएशन उसको कॉस्ट तो C इंटू बी लगना ही है। अब आते हैं प्रॉफिट पे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट क्या है इसका? सो वी नो प्रॉफिट जो रेवेन्यू है, मतलब जितने सेल करके उसको रुपया है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो उसने लगाए, तो ये भी दो पार्ट में आएगा। तो C इंटू एस रेवेन्यू है जिसमें उसका C इंटू बी कॉस्ट लग गया है, X इंटू एस रेवेन्यू है जिसमें C इंटू बी उसका कॉस्ट लग चुका है। X मोर देन इक्वल टू C, X लेस देन C, ऐसा है। नाउ हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है, तो मान लो इसको कुछ नया नाम दे दो, तो इसको मैं अभी रैंडम वेरिएबल y दे दिया, तो मुझे EY निकालना है। सो आप यहां से देखेंगे तो क्या है ये, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, ये जो y मैंने लिखा है दैट y इज सम फंक्शन ऑफ x। सो वी नो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ gx, मतलब y को मैं gx बोल रहा हूँ, इसको भी gx बोल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला x एक्सपोनेंशियल है, तो gx इंटू PDF लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x dx, बट हमारा gx
दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर देंगे इसको। तो यहां से जो मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, दिस इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 0 टू सी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू सी, एंड सी टू इन्फिनिटी मोर देन इक्वल, ये हो गया एक्स लेस देन इक्वल टू सी, एक्स मोर देन इक्वल टू सी। तो लेस देन इक्वल टू सी में जी एक्स की वैल्यू है एस एक्स माइनस सी बी डी एक्स, ओ सॉरी पीडीएफ रह गया ना, सो लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स, ये आ गया, प्लस सी से इन्फिनिटी, तो मोर देन इक्वल टू सी, तो उसका जो सी इंटू एस माइनस सी इंटू बी, ये जी एक्स की वैल्यू है, इंटू पीडीएफ लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स। अब हो गया काम आपका। सो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, अभी सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो कांस्टेंट ही हो गया, तो ये तो बाहर आया, लेकिन इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, तो आप अपने तरीके से समझ आ रहा है वैसे इंटीग्रेट करो। एक्स यहाँ वेरिएबल है इंटीग्रेशन में, तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ सी दैट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड, मतलब कहना चाह रहा प्रॉफिट को फंक्शन ऑफ सी अज्यूम करो। तो मान लो ये सॉल्व करके जो भी आएगा उसको आप फंक्शन ऑफ सी मान लेना, मतलब आप पहले इसको सॉल्व करोगे, चलो मैं लिखता हूँ, तो आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करो, कुछ आएगा, तो ई वाई को जी ऑफ सी मान लो, दिस इज फंक्शन ऑफ सी। अब आपको इस जी ऑफ सी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो कैसे मैक्सिमाइज करते हैं कैलकुलस में, जी डैश सी निकालेंगे, जीरो पुट करेंगे, सी की वैल्यू आएगी कुछ, ये आंसर होगा। एंड जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव आना पड़ेगा, तो देखना डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा एट सी इज इक्वल टू जो पॉइंट है, तो दिस इज आइडिया। अब आप करके देखिए, ठीक है। तो थोड़े कैलकुलेशन इस एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपको लगे टाइम में होगा तो स्टार्ट करो, वरना स्किप करो इनिशियली, एंड में कुछ करने को नहीं तो करो, वरना छोड़ दो अदरवाइज, ठीक है ना। जैसे ये 22 का पेपर है, 22 में जो श्रुति हमारे यहाँ स्टूडेंट थी, उसका 3rd रैंक था 60 मार्क्स पे, ठीक है ना, तो ऐसा है, तो लाइक मैंने कहा 50 प्लस करोगे तो कैसा भी पेपर है टॉप 50 में रैंक आना ही है, ये है। हाँ Most- सर, बस उसका इक्वेशन फॉर्म करने की थोड़ा कंफ्यूजन था, तो रॉन्ग आंसर आ रहा है ना, अच्छा आपने अभी ओके कर ठीक है, तो सर। इसलिए और इसी वाले में इसका जो पहला क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन जो है, इसमें ये कर लिया है सॉल्व मैंने, मेरा मतलब आंसर आ चुका है, तो इसमें बस एक चीज पूछनी थी, इसमें अगर हम पीजीएफ यूज करते हैं ना तो बहुत जल्दी आंसर आता है, तो एग्जाम में मतलब जरूरत है क्या याद करके जाने का पीजीएफ भी? कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि पीजीएफ तो सिलेबस में नहीं है, बट इफ यू नो द अप्रोच देन इट्स बेटर, मतलब ज्यादा जानना में नुकसान नहीं है ना, कम जानने में नुकसान है, इफ यू नो मोर देन द सिलेबस इट्स गुड। सो पीजीएफ क्योंकि सिलेबस में इसको नहीं है, समेशन से करते हैं तो बहुत टाइम लॉन्ग लगेगा, प्रोसेस आया था। टाइम लगेगा, या एनपी फिक्स करके कुछ कर सकते हैं, है ना, फॉर दैट, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इतना कैलकुलेशन ना करके आई विल अज्यूम एक्स एज बाइनोमियल 2,1/3 फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसके लिए ये निकाल लूंगा और यही 2 1/3 सब में पुट करके मैं डिस्कार्ड कर लूंगा, ऐसा, ओके ठीक है सर, तो थैंक यू। इससे हम कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू, हाँ।